Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, continuing with my single point agenda. Single point agenda that मैं हर तरह से हर पॉसिबल हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ कि जिससे मेरे लर्नर्स चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे स्पेशल क्लासेस में हो, चाहे प्लस क्लासेस में हो, तुम्हें जहां पर भी जिस भी सिचुएशन में हो उससे बेटर सिचुएशन में हो जाओ, उससे ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो जाओ टू क्रैक द सो कॉल्ड वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक हैपहाजर्ड प्रिपरेशन करते हैं। उनको आइडिया ही नहीं होता कि पढ़ना कैसे होता है। दे ट्राई टू अप्रोच यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वेरी मच सिमिलर टू अ स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल एग्जाम। इतना भी नहीं होता कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ ख़त्म करनी है, ये भी नहीं पता होता। और मज़ेदार बात यह है कि लोग उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते। द आइडिया इज, अगर कोई आपको सही राय भी दे रहा होगा तो बोलेंगे नो 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 नो, जल्दी पढ़ाना स्टार्ट कर दो, हमको जल्दी से सिलेबस खत्म करना है, एंड देन वी गो फॉर द एग्जाम एंड ऑल दैट। यू विल फेल दिस एग्जाम 10 टाइम्स, 100 टाइम्स until unless you learn the strategy to crack this UPSC civil service examination. पेशेंस जनरेट करो। इंस्टाग्राम जनरेशन, ट्विटर जनरेशन, फेसबुक जनरेशन, व्हाट्सएप जनरेशन से निकलो। ये एग्जाम वाइज लोगों के एग्जाम है। विजडम धीरे धीरे आती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है। मेक श्योर ध्यान से समझो। सो इन दिस प्रोसेस आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं एक कंटिन्यूस सीरीज। ये बीच बीच में सीरीज आती जाएगी। दिस इज द रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड टू क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। ये सब प्रीलिम्स के लिए है। इन अदर वर्ड्स ये एमसीक्यू बेस्ड सीरीज है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुछ ही एमसीक्यूज को करके कैसे तुम पूरे के पूरे सब्जेक्ट पर अच्छा खासा ग्रास्प बना सकते हो। और जब तक तुम ये नहीं करोगे, तुम करते रहोगे सर हमने 20,000 एमसीक्यूज कर लिए, आता जाता फिर भी कुछ नहीं। सो डोंट डू दिस। यू विल फेल दिस एग्जाम एज आई टोल्ड यू until unless you change your approach. So इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। सो मोस्ट ऑफ यू नो मी, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेट लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है। ये मेरा रेफरल कोड है SIDLIVE। इस कोड को यूज कीजिए जब भी आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जब भी आप आइकॉनिक क्लासेस ज्वाइन करते हैं, या फिर कभी भी आप ऑप्शनल कोर्स भी ऑप्ट करना चाहते हो तो भी ले लो। मैं PSIR ऑप्शनल लेता हूं, पढ़ाता हूं ऑन द यूपीएससी CSE चैनल और द प्लस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। सो ये अन अकेडमी की सबसे बड़ी टीम है। मैं चाहता हूं कि तुम सेट लाइव कोड यूज करो और ज्वाइन अस। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। दोस्त ऑफ यू नॉट येट ऑन द टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। मुझे कोई भी ऐसी खबर आती है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो मैं चाहता हूं कि ये रेलेवेंट है तुम्हारे लिए, मैं इसी चैनल पर शेयर करता हूं। अगर तुम्हारे पास इस टाइम पर मोबाइल कैमरा है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस कोड को भी स्कैन कर लीजिए, तब भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। सो वी आर ऑन अन अकेडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक, इंटरव्यू तक अन अकेडमी आपका साथ देगा। ऐसा मौका जाने नहीं देना होता। आज मैं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा वो होगा रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है? मुझे एक प्लेन मिल गया, बहुत ही सुंदर प्लेन है, बनाऊं कैसे? दूर से तो इतना सॉलिड बन रहा है। लोग ज्यादातर इस प्लेन को बनाने की कोशिश करते हैं। प्लेन बनेगा नहीं, इसको तोड़ो, तोड़ो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में। ये इतना सॉलिड आंसर आया कैसे? सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम्हें एक आंसर मिलता है, ज्यादातर लोग इसी आंसर को देख देख के खुश होते रहते हैं। वाह 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 वाह, कितना सुंदर आंसर है। ए आंसर था, फुल मार्क्स। बी रॉन्ग था, -1/3। डजंट हेल्प। इस क्वेश्चन को स्प्लिट करो, इस आंसर को स्प्लिट करो। क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट से वो ठीक था तो क्यों ठीक था, वो उसको अगर वर्ड्स चेंज कर लेते तो वो गलत कैसे हो जाता, बाकी सारे चॉइसेस ठीक क्यों नहीं है, बाकी सारी चॉइसेस गलत क्यों हैं, क्या इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पढ़ा जा सकता था, क्या इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता था, क्या प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वही मेंस में भी रेलेवेंट है या नहीं है। इस मेथड को जाते 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 तुम इस प्लेन को पहले छोटे 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 पार्ट्स में शट डाउन कर दोगे, ऑल द वे टिल फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स, जहां पर नीचे उसके बेसिक नॉलेज के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा। इस मेथड को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। और आज से मैं ये रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड पढ़ाऊंगा। कृपा करके, अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम
नहीं है सर, हम बहुत बिजी लोग हैं, हम सुबह शाम पढ़ते रहते हैं, हमारे पास 1 सेकंड का एक्स्ट्रा वक्त नहीं है, तो आप ये क्लास में ज़्यादा वक्त अपना ज़ाया मत करो, क्योंकि मैं स्लो जाऊँगा। मैं 1 घंटे में 10 से ज़्यादा MCQs डिस्कस नहीं करना चाहता। ऑलराइट, और मुझे समझ में नहीं आता लोग करते कैसे। सो मैं ना सिर्फ MCQs करूँगा, तुम उन MCQs को अप्रोच भी करोगे, तुम आंसर भी दोगे, वो भी लाइव अटेंड करके, और फिर मैं तुमको उससे रिलेटेड सारी थ्योरी भी समझाऊंगा, तब जाके तुम्हें कुछ समझ में आएगा। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, तुम्हें एक गिफ्ट भी देना चाहता हूं। सो तुम भी क्या याद रखोगे कि मैं आया और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया। तो अगर तुम मेरी तरफ से गिफ्ट चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पहले, एक होता है गिफ्ट देने वाला, एक होता है गिफ्ट लेने वाला। तुम अगर गिफ्ट लेना चाहते हो तो 24 अक्टूबर तक आप मेरी प्लस क्लासेस पर, यानी कि अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो। आपको कोड यूज करना है DLYVNBGF। अब भाई ये पहले याद कर लो, DLYVNBGF, ये आप पहले आपने, जैसे ही आपने कोड यूज किया, अब अनअकैडमी के वेबसाइट पर जाओ, ऐप पर जाओ, जो आपने ऑफर लेना है, जो भी आपने कोर्स लेना है, वो 1 ईयर एंड अबव का लेना, 24 अक्टूबर तक लेना, और जहां रेफरल कोड लिखा होता है वहां लिखना DLYVNBGF। मुबारक हो, तुम्हें 25% ऑफ मिल जाएगा। अनअकैडमी की अपनी भी हिस्ट्री में 25% ऑफ हमने कभी भी नहीं दिया है। यह हमारी तरफ से दिवाली गिफ्ट है, ये मेरी मोहब्बत है तुम्हारी तरफ, हम एजुकेटर्स की मोहब्बत है तुम्हारी तरफ। पैसे बचाओ, गेट योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस टू क्रैक दिस एग्जाम। अल्टीमेट बैच फॉर UPSC CSE लॉन्च हो चुका है, बी अ पार्ट ऑफ इट। यू कैन यूज द कोड सेड लाइव अगर आप 24 अक्टूबर के बाद ले रहे हो। CSAT के लिए भी वी हैव गॉट अ कोर्स फॉर यू ऑल्सो। 9 month कोर्स हैज बीन लॉन्च फॉर ऑल ऑफ यू। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नहीं, और हमने पहले भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। 57 आउट ऑफ 79 क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से आया है। मेक श्योर दैट यू डू दिस। आज के वीडियो शुरू हो जाओ। ये क्या बात हुई सर, क्वेश्चन खत्म करने हैं, 15 सेकंड में हमारे क्वेश्चन खत्म होंगे। 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। विच अमंग्स द फॉलोइंग और हु अमंग्स द फॉलोइंग यूज द टर्म डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन टू डिस्क्राइब लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी सरकारिया कमीशन, डी मंडल कमीशन। तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दे सकते हो तुम नोटबुक में, आंसर दे सकते हो तुम कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से, ओके, मेरे हिसाब से मैं तो अपनी तरीके से करूंगा। +1 मिलेगा फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 मिलेगा फॉर अ रॉन्ग आंसर, 0 मिलेगा अगर तुमने नॉट अटेम्प्टेड है। चॉइस तुम्हारी है। तुम्हारे पास टाइम स्टार्ट हो गया है अब, और क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया। विच अमंग्स द फॉलोइंग और हु अमंग्स द फॉलोइंग, ओके, यूज द टर्म डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन टू डिस्क्राइब लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तुम्हें लग रहा होगा ये एबीसीडी गेम है ना मेरे भाई लोग, ये हो रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, तो 15 सेकंड निकल चुके, फटाफट आंसर दो और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट को पढ़ते कैसे। विच अमंग्स द फॉलोइंग यूज द टर्म। ऑलराइट, अभी बाकी है तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स। चलो जी, 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स के साथ नोटबुक में आंसर दो, कमेंट में आंसर दो, जहां मर्जी आंसर देना, फटाफट आंसर दो। +1, -1 एंड 0। बहुत ही बढ़िया। वैसे अजीब सा नहीं होगा कि तुम एक क्वेश्चन पेपर में, तुम इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, तुम अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हो? ना ना, ऐसा मुझे लगता नहीं है, ट्रैवेस्टी हो जाएगी। सो अब बच गए हैं 9 सेकेंड और लेट्स गो। टाइम पूरा मिल रहा है, देख लो, ईमानदारी है हमारी तरफ से। ऑलराइट, एंड योर आंसर ऑफ कोर्स इज ए, विच इज बलवंत राय मेहता कमेटी। तो सबसे पहले तो अपने आप को मार्क्स दे दो। ओके, एक करेक्ट आंसर है तो अपने आप को +1 दे दो, नॉट अटेम्प्टेड है तो 0 कर दो, और बाकी कुछ गड़बड़ कर दिया BCD तो तुम लोग -1 करो। अब सर हम ये सब पढ़ क्यों रहे? अब हम सब लोग इसलिए पढ़ रहे क्योंकि हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आमतौर पर जो साधारण स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रेजेडी क्या करते हैं कि इसको समझ लेते हैं, ओ जी हो गया जी हमारा आंसर, ये आंसर आ गया। पहले ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अब मैं क्या करने वाला हूं। अब मैं इस टर्म को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये मेरा कीवर्ड है। ऑलराइट, ये हमारा दूसरा कीवर्ड है लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तीसरा मुझे जो आंसर करेक्ट मिला है। चौथा जो मेरा ये गलत हो रहा है, जो मेरा रॉन्ग है। हम इन चारों को पढ़ लेंगे। तो एक ही क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त एरोप्लेन मिला, अब मैं उसको स्प्लिट कर दूंगा और मैं समझूंगा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे।
तो एक ही क्वेश्चन को समझते समझते मेरे को 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पहला वर्ड है जी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोला गया जी? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए बोला गया क्योंकि मेरी राइटिंग तो दिख रही है ना तुमको? हाँ सर, सुंदर राइटिंग है मेरी। ऑलराइट, सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोला गया? सो एक्चुअली क्या हुआ, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट को ऐसा एहसास हुआ कि जो गांधीयन ग्राम स्वराज मॉडल का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू फॉर्मिंग लोकल गवर्नमेंट्स, वो बनानी तो है लेकिन उसको ऐसा बिट्स एंड स्टेप्स एंड पीसेस में बनाना था। तो 1952 में नेहरू गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, फिर उसी को एक्सटेंड करते हुए नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज आया 1953 में। नाउ द सिचुएशन वाज कि ये दोनों ही प्रोग्राम फेल हो गए। रीजन वाज शायद ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा रिलायंस था। जो बोला जाता है ना कि जमीनी सच्चाइयां, जो ग्रास रूट लेवल है डेमोक्रेसी, वो टच नहीं हुआ। अब ये मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं, अब ये मैंने नहीं बोला, मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज वर्क नहीं किया। तो इसको फेल होते हुए इसका रीजन क्या हुआ, उस रीजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंट किया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो अपनी फाइनल निष्कर्ष दिया, जो अपना फाइनल रिजल्ट दिया, उसके अनुसार ये प्रोसेस चलेगा नहीं। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये चलेगा नहीं बिकॉज इसमें ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसमें लोगों को साथ में लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने एक 3 टियर सिस्टम को प्रपोज किया, और वो 3 टियर सिस्टम में एक जगह पे तुम्हें मालूम है विलेज लेवल पंचायत था, फिर एक इंटरमीडिएट लेवल पंचायत था, और एक जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, और जो इट इज कॉल्ड है जिला परिषद बोला गया। नाउ दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली ये बोला गया जब तक पीपल इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगी, तब तक ये काम होने वाला नहीं। इसीलिए डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया गया। और क्योंकि थर्ड टियर हुआ, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, लोकल गवर्नमेंट है, इसीलिए डिसेंट्रलाइज मॉडल था। तो ऑब्वियसली मैं अब यहां पर बैठ के पूरा का पूरा तो उनके सारे के सारे प्रपोजिशन को डिस्कस नहीं कर सकता, हम लोग प्लस क्लासेस में पूरा का पूरा डिस्कस कर लेते, लेकिन यहां तक समझ में आ जाए कि पहली बार एक टर्म यूज किया गया, और वो टर्म यूज किया गया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कोर्ट्स में, इन अदर वर्ड्स ये एग्जैक्ट वही वर्ड्स है जो कि यूज किए जाने चाहिए, जो बलवंत राय मेहता कमेटी था। तो ये एक फैक्ट भी है, और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी है। ना बलवंत राय मेहता कमेटी की जब 1957 अपॉइंटेड कमीशन ने जब रिपोर्ट दे दी, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में पहला इस तरह का ग्राम पंचायत बना दिया गया, पर वो भी ज्यादा नहीं चला। फिर बाद में सादिक अली कमेटी आई, फिर उसके बाद मोरारजी देसाई साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में एक कमेटी और बनाई गई जिसे बोला गया अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि यार ये भी अभी ठीक से नहीं फंक्शन कर रहा है, इसमें बहुत सारे अभी भी खामियां हैं। तो अशोक मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम को 2 टियर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने एक मंडल पंचायत का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 123 और 125 रिकमेंडेशंस दी गई। लेकिन अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस भी है ना थोड़ी सी मिसटाइम्ड हुई, इनफैक्ट वो ज्यादा चली नहीं। उसका रीजन ये था कि क्योंकि सरकार बदल गई, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ज्यादा देर टिकी नहीं, और इसकी वजह से अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस भी चली गई। अब ये हो गए दो जो लोकल गवर्नमेंट से डील करता है। तो मेरे ये दोनों तो आंसर्स हो गए। अब तुम में से बहुत सारे लोग इंपेशेंट फील कर रहे होंगे, तुम्हारे पेट में एसिड बन रहा होगा, अरे यार ये सिद्धार्थ सर एक ही क्वेश्चन हुआ है, ओके हम यहाँ पर एबीसीडी खेलने आए हैं, ओके हमें जल्दी जल्दी एबीसीडी बताओ, हमें आंसर देना है, ये क्या बोल रहे हैं? बेटा मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ। जिन लोगों को पढ़ने का दिल कर रहा है वो यहाँ बैठ जाए, जिनको नहीं पढ़ने का दिल कर रहा है वो कहीं और चले जाए, पिक्चर देखे, नेटफ्लिक्स पे जाए, कोई अच्छी सी वेब सीरीज लगाएं। यहाँ पर तो बेटा पढ़ाई होगी, संजीदगी से, धीरे धीरे, होले होले, बड़े ध्यान से सब्जेक्ट समझा जाएगा। जिनके पास ज्यादा व्यस्तता है वो छोड़ के चले जाए सानू की। अब है 2, 3rd और 4th ना। मंडल कमीशन को पहले ले लेते हैं। अब मंडल कमीशन का तो इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं। मंडल कमीशन तो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। ओके, कोइंसिडेंटली आप ये बोल सकते हो कि मोरारजी देसाई साहब के सरकार के समय ये भी आए थे। तो बीपी मंडल साहब के रिकमेंडेशन से, तुम्हें मालूम है मंडल कमीशन जिनको एक्चुअली रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुए थे 1990 में, जब
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वीपी सिंह साहब की सरकार थी, तो वीपी सिंह साहब ने उनको इंप्लीमेंट किया था, लेकिन बनी वो मोरारजी देसाई साहब के टाइम था। इसका तो लोकल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये तो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें ओबीसीज को 27% एडिशनल रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन था, दैट इज इट। तो ये भी नहीं हुआ, वेरी गुड। अब बचा सरकारिया कमीशन। अब सरकारिया कमीशन का फिर इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकारिया कमीशन जो जस्टिस सरकारिया के चेयरमैनशिप में बना था, उसका प्राइमरी पर्पस सेंटर स्टेट रिलेशन से था, फेडरलिज्म। उन दिनों हो क्या गया था कि एक्चुअली 1967 से पहले पहले ना कोई ऐसा टेंशन नहीं थी, ओके, बिकॉज कांग्रेस की सरकार यूनियन में भी थी और स्टेट में थी। पढ़ना सीखो सब्जेक्ट, इस जिस तरह से मैं आसानी से बात कर रहा हूं ना, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पड़ोस में हो रहा था, ओके। ऐसे तुम्हें सब्जेक्ट ना ऐसा इन एंड आउट मालूम होना चाहिए, वरना तुमने क्या पढ़ा। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बोलता हूं, मुंह जबानी हो जानी चाहिए भाषा, ऐसे जैसे अपने दोस्तों के बारे में बात हो रही है ऐसे पता होना चाहिए। सो 1983 के ये जो रिकमेंडेशन हो रहे हैं सरकारिया कमीशन, ये प्राइमरली वाज डीलिंग विद कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे बेटर हो, फेडरलिज्म कैसे हो, आर्टिकल 346 कैसे ना मिसयूज हो, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आइदर वेज इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग को एलिमिनेशन आना चाहिए। लोग बोलते हैं एलिमिनेशन करना मुश्किल होता है, काय का मुश्किल होता है? अशोक मेहता कमेटी 100% हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई वर्ड यूज किया नहीं था। अभी के लिए छोड़ दो। सरकारिया कमीशन पक्का हटा, मंडल कमीशन पक्का हटा। ना इसका एक और मैं तुम्हें सीक्रेट बता देता हूं, राइट? सीक्रेट ये, इट्स अ वेरी गुड सीक्रेट। आमतौर पे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ना, आमतौर पे जब भी क्वेश्चन आएगा, एक बात याद रखना कि दो दो चॉइसेस पक्का एलिमिनेट हो जाते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये हमेशा करना, फटाफट दो हमेशा जल्दी एलिमिनेट हो जाते। तो आमतौर पर जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं कि दो तो पक्का एलिमिनेट हो। स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड होता है कि बाकी दोनों में से एक को निकाले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं तुम्हें बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे दो भी एलिमिनेट नहीं हो रहे तो भाई तुमको ना सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, ओके। और ये जब प्रीलिम्स का तुम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देख लो बेटा, हमने ना बहुत साल पढ़ा दिया, हमने इतने साल पढ़ा दिया कि अब सपने में भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं। नाउ द पॉइंट हियर इज कि तुम्हें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि दो फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट प्रिमा फेसाई, फर्स्ट लुक तुम्हें एलिमिनेशन होना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारे एबीसीडी चालू हो जाएगा। Which of the following provides for alteration of the boundaries of an existing state in India? Article 2, Article 368, Article 32, Article 3. 1 and 4 only, 1, 2 and 3 only, 2 and 3 only, या फिर 4 only? यार ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक कुछ नहीं है, 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास आंसर देने को। +1 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, 0 होगा तुम्हारा अनअटेम्प्टेड है। तुम्हारे पास बच गए हैं 60 सेकेंड्स, बताओ। फटाफट आंसर दो, मुझे आंसर चाहिए, क्विकली क्विकली क्विकली, और कमेंट्स में भर दो, ओके। तुम्हें पता चलेगा पढ़ते कैसे। टाइम पास किया ना तुमको, अभी तक ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है उनको आदत होगी, बिगड़ गई है। वो लोग पढ़ नहीं रहे, वो लोग सिर्फ प्रिपेयर कर रहे, प्रिपेयर भी नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे, ओके। प्रिपरेशन का टाइम पास हो रहा है। मैं नहीं चाहता तुम लोग ऐसा कुछ करो। या तो एग्जाम दो तो ऐसा दो कि भैया एग्जामिनर बोले कौन आया था, या फिर नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख लो, ओके। सो 60 सेकेंड्स +1 -1 0। विच ऑफ द फॉलोइंग, और तुम्हारे पास बच गए हैं 20 सेकेंड। क्विकली देखो, मैं टाइम देखकर बता रहा हूं। सो 20 सेकेंड्स को नहीं, 15 सेकेंड्स, फटाफट आंसर दो। और एक एक वर्ड को ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तो प्यार से तो बनाए नहीं होंगे मैंने। बिल्कुल सही बात है। And your time is up and the answer of course is D. अब बहुत सारे लोगों की तो सबसे ज्यादा हो गया होगा इस टाइम पे कि सर ये आंसर गलत हुआ कैसे, क्योंकि बहुत सारे जो नादान परिंदे, और सच में बोलना प्लीज मुझे कमेंट करके बोलना, बहुत सारे लोगों ने जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी है ना, उन्होंने ये आंसर दे दिया होगा। हाँ, ये बहुत सारे लोगों ने किया। तो जितने लोगों ने ये किया प्लीज मार्क कर दो पी, मी ऐसे, मी, ऑलराइट। मी टू मत लिख देना, बस मी, ओके। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एंटायर थिंग कि ये मी से गलती क्या हुई है। पहले मैं तुम्हें बताता हूं इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या था। कीवर्ड क्या था सर? की था, ओए होए, मतलब सारा ट्रैप इस क्वेश्चन में था। ओहो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर ऑल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एन
एग्जिस्टिंग स्टेट इन इंडिया। ओहो, सारा क्वेश्चन यहां था, बताओ यार, मतलब द डेविल लाइज इन द डिटेल का इससे बड़ा मुहावरा क्या होगा। एग्जिस्टिंग स्टेट पे पूछा गया। अगर तुम आर्टिकल 2 मार्क कर दो तो देखो, पहले एलिमिनेशन करना, पहले मेरा रूल, पहले मेरा मेथड। ओके, तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि 2 एलिमिनेशन तो तुम्हारे क्विकली होने चाहिए, फुल स्पीड पे एलिमिनेशन होने मांगते। सो लेट अस डू एलिमिनेशन ओवर हियर। तो सर 368 का क्या लेना देना सर, 368 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील कर रहा है सर, हद हो गई है। 368 पे कोई क्वेश्चन, वेरी गुड, तो 368 पक्का रॉन्ग है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील कर रहा है। तुम्हें मालूम होगा, अब मैं, मेरा काम है, मेरा फर्ज है, क्योंकि हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या बोला जाता है। बोला जाता है दैट इट इज द प्रोसीजर इन द पावर, ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो आर्टिकल 368 में, और ये हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है। वेरी नाइस, तो ये हो गया 368, इसको एलिमिनेट करो जी, ये नहीं आने वाला। वेरी गुड सर। 32, सर ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, हद हो गई है। ओके, दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल राइट में है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ वेरी गुड, तुम लोग काफी इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। तो 368 और 2 और 3 एलिमिनेट हो गया। अब देखो, अगर मैं सच में ये एग्जाम में देख रहा होता ना, अगर मैं सच में देख रहा था तो तुम देखो क्या होता। तो मैं 368 को रॉन्ग करता, हाँ तो ये रॉन्ग हो जाता, वेरी गुड। मैं 32 को भी रॉन्ग करता, हाँ सर तो ये भी रॉन्ग हो जाता। लो जी, कहानी खत्म। बचा फिर भी 2 चॉइसेस। यू नोटिस दिस पार्ट, तुम्हें गेम समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। लास्ट में हमेशा यूपीएससी दो दो को छोड़ देता तुम्हारे लिए, बोलो लड़ लो अब। ओके, अब इनमें से कौन सा, अब समझदार और मतलब कोशिश करने वाले और जीतने वालों में फर्क यही है, जिनको ये पता है कि ये सिर्फ 2 है, कि ये 3 एंड 2 दोनों है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 2 डील्स विद एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। सुनाई नहीं दिया तुमको मेरी बात, मैंने क्या बोला, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। न्यू, न्यू, नया, न्यू स्टेट्स इन इंडिया। एक बार आर्टिकल 2 खोल के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें हाउ पार्लियामेंट बाय लॉ शैल एडमिट न्यू स्टेट्स इन इंडिया। ये था एग्जिस्टिंग स्टेट, जिसमें है फॉर्मेशन, इंक्रीज, डिक्रीज, ऑल्टरेशन ऑफ नेम, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा। वो केवल आर्टिकल 3 है। बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो आर्टिकल 3 जो है वो ही केवल एग्जिस्टिंग स्टेट का। अगर यहां पर कीवर्ड एग्जिस्टिंग ना पहचाना गया, तुम कुछ भी लिखकर आ जाओगे, फेल हो जाओगे। सो यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस पार्ट। सो बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, और रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, ओके, ये मेरे नाम से पेटेंट कराओ। ओके, क्रैकिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन by the mechanism of reverse engineering. Alright, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ो और कितने सारे टॉपिक्स तुम्हारे क्लियरली हो गए। बहुत ही बढ़िया, चलो एक और करते। पार्ट डी, स्टेट और स्टेट्स at the time of independence of India consisted of which of the following? 1. All princely states. 2. Andaman and Nicobar Islands. 3. Jammu and Kashmir state. 4. दिल्ली। बहुत ही बढ़िया, तो रूल्स वही है हमारे। ओके, अब थोड़ी बहुत तुमको क्लैरिटी आ गई है। 60 सेकेंड्स, +1, -1 और 0। तुम में से जितने लोग पढ़ने वाले होंगे ना, वो इस टाइम पर एक के ऊपर एक खड़े होके ना पढ़ रहे होंगे, वाह यार आज हमारी लॉटरी लग गई, आज हमको सिद्धार्थ सर ने एक मेथड पढ़ा है। ओके, और देखो तुम्हें कितना इंजॉयमेंट हो रहा है, तुम्हें कितना कुछ समझ में आ रहा है। और तुम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा, हैं इतना टाइम, इतने टाइम में हम लोग बिग बॉस का एक एपिसोड देख लेते, एक नई वेब सीरीज स्टार्ट कर देते। पता हो इतना पढ़ना पड़ता है। ऑलराइट, सो पार्ट डी स्टेट्स, और तुम्हारे पास बच गए हैं अबाउट 35 सेकेंड्स। ओके, पार्ट डी स्टेट्स। Let's see this. Or answer is very, very simple.
आंसर ऑफ कोर्स इज 2, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और बहुत सारे लोगों को लगे सर ये तो पढ़ने वाली बात नहीं। सबसे पहले मैं इसको थ्योरी से बता देता हूं ताकि तुमको सब्जेक्ट समझ में आ जाए। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहां पर वर्ड इज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इससे मैं तुम्हें कुछ पढ़ाना चाहता हूं। सो 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए तो ऐसा नहीं था कि जो आज की सिचुएशन थी, जैसे आज हमारे पास स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है, तब ऐसा सिचुएशन नहीं था मेरा बच्चा। तब ये सिचुएशन नहीं थी। तब हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, तब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ओके हमारे पास जो इंडिया को डिवाइड किया गया था वो था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स में। पार्ट ए में सारे के सारे वो थे जो कि गवर्नर रिलेटेड प्रोविंसेस थे, आसाम एक्सेट्रा, यूनाइटेड प्रोविंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। बी जो पार्ट बी वाले थे वो ये थे। ओके पार्ट सी जो थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, जिनमें से एक कोइंसिडेंटली दिल्ली भी था। ओके अब ये थोड़ा बहुत तो तुम लोग ऐसा विचित्र लगा ही होगा, क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में स्टेट काय को लिखोगे? ओके बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हम तो अक्टूबर 26 1947 के बाद तो अनेक्सेशन हुआ है, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो ये हो तो तुम बड़े आराम से इस चीज को एलिमिनेट कर सकते थे। दिस कुड हैव गॉन वेरी इजीली एलिमिनेटेड ऑन दिस पार्ट। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर ये थी, इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर ये थी कि जब हम लोग दिल्ली पढ़ते तो इसको बड़ा कॉमनली पढ़ा जाता है कि दिल्ली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑलराइट पार्ट सी स्टेट था। इनफैक्ट हमारा एक खुद की हमारी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन अदर वर्ड्स ये पार्ट डी तो नहीं है, और ये तो हमने इतने सारे एमसीक्यूज में किया, ये बड़े आराम से एलिमिनेट हो सकता था। अब ये ऑल प्रिंसली स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे था ना। कोइंसिडेंटली ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इन तीनों को अबॉलिश कर दिया गया। ये क्या है यार, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, उसकी जगह नाम रख दिया गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राइट लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ही रहा। राइट सो इसमें कोई डाउट नहीं था। तो अगर तुम ठीक से उसको टेक्स्ट को देखोगे तो उसमें पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी को एबॉलिश करके स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब इससे ना रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? जैसे इसी से क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि दिल्ली वाज अ स्टेट और नॉट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तुम्हारा आंसर होगा यस, दिल्ली वाज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक ही क्वेश्चन को था सर, इससे और भी बन सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कब तक था? जी 1956 तक था। ओके कैसे हटा? जी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 से हटा। अच्छा और कौन से एक्ट से हटा? जी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से हटा। जी कौन से कमीशन ने हटाया? जी फजल अजीज कमीशन ने हटाया। तुम समझ रहे हो? एक ही सब्जेक्ट को, एक ही क्वेश्चन को इतने पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूछा जा सकता है कि तुम्हारी हो जानी है बल्ले बल्ले। तुम्हारा एक ही क्वेश्चन हो गया और कितना समझ में आ गया। फिर तुम्हें यहां से ये भी समझ में आ जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, अभी इसी से और रिलेटेड बताओ यार, एक ही क्वेश्चन से कितने सारी चीजें आ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट कब बना? तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मालूम है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। राजा हरि सिंह जब आए, फिर अक्टूबर 26 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्लॉज 8 क्लॉज 9 एंड ऑल दैट स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं? रिवर्स इंजीनियरिंग। अब तुम्हें समझ में आएगा सब्जेक्ट पकड़ते कैसे। ओके और ये घोड़ा जो भाग रहा होता है इतनी तेज, ओके जिसको बोलते हैं सिलेबस, उसको लगाम कैसे खींच के रखनी होती है, दैट्स हाउ यू डू इट। स्टाइल होता है। लेट्स डू दिस वन। Which question number 4? Which constitutional amendment provided for the formation of National Judicial Appointments Commission? इसको ऐसे भी कर सकते हैं। For appointment of judges. First Constitutional Amendment Act 1951, 99th Constitutional Amendment Act, 7th Constitutional Amendment Act, 91st Constitutional Amendment Act 2003. बहुत ही बढ़िया। तुम्हारे पास है 60 seconds. 60 seconds फटाफट आंसर दो, या तो नोटबुक में आंसर दो या कमेंट्स में आंसर दो। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1 फॉर अ रॉन्ग आंसर, 0 फॉर अनअटेम्प्टेड। चलो फटाफट क्विकली। Which constitutional amendment provided for formation of National Judicial Appointments Commission for appointment of judges? And quickly आंसर दो। बहुत ही बढ़िया।
एलिमिनेशन करो, एलिमिनेशन। गेम का नाम है एलिमिनेशन, गेम का नाम है एलिमिनेशन। ये सारा का सारा एलिमिनेशन का नाम है। ओके, इफ यू डोंट डू एलिमिनेशन देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ऑलराइट, तुम्हारे पास बच गए हैं अराउंड 20 सेकेंड्स। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस क्लासेस को, इन वीडियोस को देखने का तुम्हारा क्या फायदा हो जाएगा। तुम इतने जबरदस्त चैंपियन बन जाओगे ना कि कमाल हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। ऑलराइट, जो डिटेल में करेंगे वो हम प्लस क्लासेस में करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस यहां पर करेंगे। डबल काम में, एक ही टाइम पे डबल काम हो जाएगा। और तुम्हारा टाइम हो गया है खत्म। और आंसर ऑफ कोर्स इज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। जिन लोगों का करेक्ट है +1 दे दो, जिन्होंने अनअटेम्प्टेड छोड़ा, काय को अनअटेम्प्टेड छोड़ा पहले तो मुझे ये पूछने का है, और -1 फॉर दोस्त जिन्होंने ये सब भी किया। अब एलिमिनेशन गेम खेलेंगे। देखो, इतना दिमाग सबको लगाना चाहिए कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कब नहीं हुआ होगा जी। 100% है। ये अभी अभी हाल फिलहाल में 10-15 साल पहले की कहानी है ना। इतना तो सबको मालूम है ना कि ये बहुत पहले नहीं था यार। हाँ सर, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में तो ये होना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जिसे बोलते हैं कॉमन सेंस पर, ये ज्यादा ही हो गया ना। हाँ, ये ज्यादा ही डार्क हो गया। रुको, इसको हटा दो। ओके, इसको येलो में ही ठीक था। सो ये 99 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सर ये तो हद नो हद हो जाती। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही नहीं होता। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था तुम्हें मालूम है? आर्टिकल 31A की सिचुएशन थी जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में पढ़ी हमने। 31B के बारे में पढ़ा हमने, 9th शेड्यूल में पढ़ा। इसमें हमने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 में वो जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है उसके बारे में पॉइंट इसमें उठाया। ओके, सो ये हमारे सारे के सारे इसमें सिचुएशन थी। अच्छा, उसी में हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 आया जिसकी वजह से हमने रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जाए जिसका किसी में भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का लेना देना नहीं था। अभी मैं 5-7 मिनट पहले मैंने ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला, मेरा गला दर्द हो गया कि भैया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का कम छोड़ा। मुझे किसी ने चाय भी नहीं पूछी, फिर भी मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला तो मेरा बच्चा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ये सब एलिमिनेशन हुआ था। स्टेट और यूनियन टेरिटरी बना, फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो भैया इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। मेरा रूल है एलिमिनेट 2 चूज फ्रॉम 2, एलिमिनेट 2 चूज फ्रॉम 2। सो एलिमिनेट 2 होना बड़ा जरूरी है। सो ये हमारा एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। अब यूपीएससी में तुम बैठे हो एग्जाम देने, अब दे रहे हो तुम एग्जाम, अब तुम्हें समझ में आ रहा है अब तुम्हें ये चूज करना है या ये चूज करना है। नाउ अब ये तुम्हारा प्योर फैक्चुअल नॉलेज पे आ गया। इसमें मैं इसको इससे ज्यादा एलिमिनेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए अब मैं तुम्हें फैक्ट्स बता देता हूँ। यहां पर एलिमिनेशन नहीं किया जा सकता, पूरी की पूरी गेम एलिमिनेशन भी नहीं है। यूपीएससी है एट द एंड ऑफ द डे, कसिनो में थोड़ा ना बैठे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रहता है is that limit on the Union Council of Ministers and the State Council of Ministers that it should not be more than 15% of the total strength of the House। ये वो वाला है 91st Constitutional Amendment Act of 2003 वाला, ये वहां पर है। तो ये इतना तो तुम्हें सब्जेक्ट आना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें स्वागत है, तुम मेरी क्लास में बैठ जाओ, मैं तुमको इतने बार ऐसा घुमा घुमा के सिखाऊंगा ना कि तुमको परमानेंटली याद हो जाएगा। बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ वेज कि घुमाया जाए, यहां से घुमाए, फिर वहां से उस टॉपिक से घुमाओ, फिर उस टॉपिक से घुमाओ, फिर उस टॉपिक से घुमाओ, एंड मल्टी मोडल अप्रोच से तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो यहां पर फैक्चुअल है, बट ठीक है, तुम्हें मालूम होना चाहिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 124A इंसर्ट किया गया था, एनजेएसी एक्ट बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना था। फिर एक केस हुआ था विच वाज कॉल्ड एज अ फोर्थ जज केस, जिसे स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 बोला जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, एंड देन वी वेंट बैक टू द कॉलेजियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये ऑब्वियसली फैक्चुअल है, लेकिन 2 एलिमिनेशन मैंने तुम्हें करा दिए, देख लो, पता भी नहीं चला तुमको। ऑलराइट, एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who amongst the following is the chairman of the zonal councils to deal with state disputes? Prime Minister of India, Prime Minister of Home Affairs, President of India, Governor of States? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Who amongst the following is the chairman of the zonal councils to deal with the state disputes? Prime Minister of India, Minister of Home Affairs, President of India, Governor of the States? बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन।
60 सेकेंड है तुम्हारे पास, फटाफट आंसर दो। +1 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर, 0 इफ यू लीव इट अनअटेम्प्टेड। ऑलराइट, और जो लोग अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हैं ना, मुझे जरूर मैसेज में डालो कि क्या विचित्र तुम्हारे विचार, तुम्हारे मन में क्या ऐसे भावनाएं उठती है कि तुम क्वेश्चन को, कि ये ऐसी सीरीज में भी तुम अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे, है ना? लग जा तो नहीं रहा, अटेम्प्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ओके, घर की बात है। ऑलराइट, सो हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल्स? तो तुम्हारे पास बच गए हैं अबाउट 25 सेकेंड्स। बताओ यार, ईमानदारी देखो, मैंने टाइम टाइम एक बार भी कम ज्यादा नहीं किया तुम्हारे लिए। ऑलराइट, एंड योर टाइम इज अप। इसमें थोड़ा सा गूगली है। ओहो, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं गूगली बोलता हूँ, बिकॉज ज्यादातर लोगों को ये दिखता नहीं है। अब इसको भी एलिमिनेट करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल्स टू डील विद स्टेट डिस्प्यूट्स। अब जी, पहली बात तो ये जोनल काउंसिल्स तुम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। या देखो, ये फिर से वही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये फिर से वही डिस्प्यूट्स, ताकि हमारे फेडरलिज्म चलते रहे, हमारे स्पिरिट चलते रहे, कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसी टाइम अप्रोच कर लिया जाए, एंड सो ऑन एंड सो। नाउ इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल नहीं हो सकता। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया cannot be the chairman of the so on so forth. Similarly, cannot be the governor of the states. ये तो बिल्कुल प्योर एलिमिनेशन से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जो मेरा कंफ्यूजन हो जाता, और जो मुझे लग रहा था, और मुझे लग भी ना चाहिए था, शायद तुम्हें भी लग रहा था, कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने चाहिए थे। ना देखा जाए तो इसमें कोई डाउट भी नहीं है, और इसमें कोई सो कॉल्ड लॉजिक भी नहीं है कि मैं पता चला कि न्यूटन लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन दिखा दूं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं है और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स क्यों है। अब यहां पर आ जाता है इंट्रिकेट डिटेल। देखो, मैंने तुम्हें 5 अलग अलग क्वेश्चंस बताए, हर क्वेश्चन में 2 एलिमिनेशन सिखा दिए मैंने, लेकिन मैंने तुमको हर क्वेश्चन के एंड में दिखा दिया जो 2 लास्ट में चॉइसेस रहती है ना, वहां पर यूपीएससी तुम्हारा टेस्ट करता है तुम्हें सब्जेक्ट इंट्रिकेट डिटेल में आता है कि नहीं, क्या तुम कनेक्ट कर सकते हो। नहीं, कुछ ना कुछ कनेक्शन का है, कोई फैक्ट्स का है, कोई प्योर मेमोराइजेशन का है, और कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज का है। राइट, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूं 2 एलिमिनेट करो और चूज करो फ्रॉम द 2 अदर वंस। ये तरीका बेटा बड़ा सक्सेसफुल तरीका है। आज तुमने 5 क्वेश्चंस किए, और 5 क्वेश्चन से तुम ज्यादा मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, आधे घंटे में हम लोगों ने 30 पॉइंट्स समझ लिए। ऑलराइट, अब तुम्हारा काम है इसको रिवाइज करना, और मैं तुमको ऐसे ही बहुत सारे स्लाइड्स लेकर जाऊंगा, बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें तुम फायदा उठा सकते हो ऑफ हाउ टू गेन नॉलेज। एक्सपीरियंस आएगा, तुम्हारा ब्रेन सोचने लगेगा रादर देन रटने लगेगा। रटने से ये एग्जाम नहीं पास होने वाले, मुझसे लिखवा के ले लो। मेरी प्लस क्लासेस में जो आते हैं नए नए स्टूडेंट्स, जब मैं पहली दूसरी क्लास होती है ना, तो मैं चैट बंद करता हूं। ओके, क्योंकि मैं उनको बोलता हूं मुझे 5 क्लासेस पढ़ाने दो, फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारे मुंह से डाउट्स निकलते हैं कि नहीं निकलते, क्योंकि नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक अलग अप्रोच है। And that is the reason we have the largest team on an academy which is SIDLive. अब इंतजार करना है, करते रहो, मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हारा करियर हाथ से निकल जाएगा। सो ऑप्शनल कार्निवल भी चल रहा है, मेरा PSI और बाइलिंगुअल कोर्स भी चल रहा है। यूज द कोड SIDLive and join this. UPSC EPFO is now live for Assistant Provident Fund Commissioner, और अगर तुम इसका फायदा उठाना चाहते हो, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद। और एक बात याद रखना, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो पहले 5 क्वेश्चन जो हमने किए, हम एक और बार उसको करेंगे, लेकिन डिस्कस नहीं करेंगे। एंड वी विल क्विकली रिवाइज दिस बिफोर वी गो टू क्वेश्चन नंबर 6। तो एक वीडियो दूसरे वीडियो से इंटर रिलेटेड होगा। तो मेक श्योर कि अभी जाके सो मत जाओ, ना तुम बिग बॉस देखने लगो, ना तुम नेटफ्लिक्स देखने लगो। मेक श्योर कि ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 तुम्हें याद हो जाने चाहिए जो मैंने आज पढ़ाए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 में पहले 1 2 3 4 5 फटाफट पूछूंगा, तुम्हारे उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, बट ABCD खेलते चले जाना और आंसर देना, एंड देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 6। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम in the words of an academy. Let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. And please use the code SIDLive and join me on my plus classes. I am waiting for you. You're a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now.